जब हमारे देश में धीरे धीरे अंग्रेजों का कब्जा होने लगा तो उन्होंने क्या किया, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या किया, नया बना दिया। उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है उनमें बांट दी टेरिटरीज को, और उनको कहा गया प्रेसिडेंसीज। उस वक्त जो मेन जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और इन तीनों का एक एक गवर्नर होता था, और इन तीनों के ऊपर होता था गवर्नर जनरल। ठीक है। हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को सेटअप करना और जस्टिस को सेटअप करना, नई न्याय प्रणाली को सेटअप करना, जो आपका सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह वगैरह जो थे, कोर्ट्स वगैरह, लोअर कोर्ट्स वगैरह, इन सबको सेटअप करने का जो श्रेय जाता है वो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1773 से 1785। अब उन्होंने क्या क्या बदलाव किए उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1750 एंड 1856, 1750 से लेकर 1856 तक, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटेड इंडिया विच वाज ए ट्रेडिंग कंपनी। मैंने आपको बताया था कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उसके बाद में भारत की जो कमान है, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना होकर के सीधा कहाँ चला गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था, महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था। उससे पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। 1750 से लेकर 1856 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर क्या किया, राज किया, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, ध्यान से देखिएगा। टू सेफगार्ड इट्स इनकम, अपनी, टू सेफगार्ड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, अर्थ, पैसा, मतलब इकोनॉमिकल जो उनके मतलब इंटरेस्ट थे, उनकी जो जरूरतें थी, उनको सेफ करना, सुरक्षित करना, मीन्स पैसा कमाना। ऑगमेंट इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको आगे बढ़ाना। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट कमाना, क्योंकि भाई ट्रेडिंग कंपनी थी तो ये क्या कर रही, ट्रेड। इनको तो वो पॉलिसीज लेके आ रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रहे थे जिससे इनको सबसे ज्यादा फायदा हो, देश की जनता भाड़ में जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करना है और पैसा कमाना है। एज ए रिजल्ट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिकेम रिच, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो रिच बन गए। दिस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। अब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने देखा कि ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहां पे ट्रेडिंग करने गई थी, उसने तो क्या किया, वहां पे अपना राज्य काज कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया, तो बहुत पैसे वाले बन गए। Hence it took certain political and administrative measures which were as follows. अब उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो सेटअप किए। क्या थे वो, सबसे पहला आता है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इनके ऊपर नोट्स आएंगे, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बाय द रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के द्वारा द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल में पहले क्या था, गवर्नर था, अब उसके बाद उसको उपाधि दे दी गई गवर्नर जनरल की। ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज कंस्टिट्यूटेड टू असिस्ट हिम, क्योंकि मैंने आपको बताया था बंगाल एक, केवल आज जो वेस्ट बंगाल है केवल वो बंगाल नहीं था, उस वक्त बंगाल जो था उसमें आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सारा हिस्सा था वो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसके पास 4 मेंबर्स की क्या थी, काउंसलिंग थी, मेक मिनिस्टर्स लगा दिए गए उसके साथ, और जो वो काउंसिल जो डिसीजन लेती उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नर जनरल को डिसीजन लेना पड़ता। अब वो अकेला नहीं रहा, अपने फायदे के अकॉर्डिंग वो फैसले नहीं ले सकता। A Supreme Court was set up at Calcutta with a Chief Justice and 3 other judges. पहली बार हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का सेटअप किया गया कलकत्ता में, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और उसके नीचे 3 न्यायाधीश लगाए गए। The directors of the company were directed to submit their accounts of income expenditure to the British Treasury.
जो कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, ऑफिशियल से, उनको ये आदेश दिया गया कि साल पे 1 साल पूरा खत्म होने पर उन्होंने क्या कमाया, क्या खर्च किया, उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा था, उनका जो अकाउंट था, वो जमा करवाएंगे ब्रिटिश ट्रेजरी में। They were also to submit a complete account of civil and military administration. उन्होंने ये भी कहा गया कि सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या सेटअप किए, कितना क्या खर्च किया, उस सब के बारे में भी ब्रिटेन गवर्नमेंट को ब्यौरा देना पड़ेगा। ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके मुख्य फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहला, गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। नंबर 2, इसके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल थे जिसकी वो हेल्प लेता था, और ही हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ दिस काउंसिल। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप एट कोलकाता विद चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस। चौथा, जो भी डायरेक्टर थे कंपनी के, उनको कहा गया दे आर डायरेक्टेड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर एंड इनकम रिपोर्ट टू ब्रिटेन ट्रेजरी। और पांचवा, ऑन द अकाउंट ऑफ सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव टू सबमिट ए रिपोर्ट। ये 5 मेन फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्या था ये एक्ट? देखिएगा, दिस एक्ट वाज मेड टू इम्प्रूव ऑन सम ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट जो था ये लाया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी, उसको पूरा करने के लिए, उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इट सेपरेटेड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कमर्शियल एक्टिविटीज। ये सबसे अहम चीज। पहले क्या कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठा के अपना ट्रेडिंग कर रही थी। लेकिन अब इस पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, कंपनी की पॉलिटिकल फंक्शंस को कमर्शियल एक्टिविटीज मींस ट्रेडिंग से अलग कर दिया। A six-member board of control was appointed by the king, governor general in counseling, which means governor general along with his council was given full power to superintendent, direct and control the affairs of residencies of Bombay and Madras। क्या कहा गया? बॉम्बे और मद्रास में एक 6 मेंबर्स का बोर्ड सेटअप किया गया किंग के द्वारा, और उसमें सारी पावर किसको दी गई? गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को। मींस गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल, उसके जो 4-5 जो काउंसिलिंग के जो लोग थे उनको दी गई, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जितने भी मैटर्स है उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। इससे पहले तो गवर्नर बंगाल का सेटअप किया गया था, ठीक है, लेकिन अब मद्रास और मुंबई में भी क्या कर दिया उन्होंने? काउंसिलिंग बना दी। गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग मींस गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल्स जो थे उसके साथ। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन दो डेज comprised all those territories which now constitute the state of Maharashtra and Gujarat। अब बॉम्बे टेरिटरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र बॉम्बे आज जो मुंबई है वो, ऐसा नहीं है। बॉम्बे टेरिटरी का मतलब हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया पूरा महाराष्ट्र और पूरा गुजरात। मद्रास प्रेसिडेंसी इंक्लूड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द साउथर्न इंडिया, और मद्रास प्रेसिडेंसी में सारा का सारा वो आपका जाता है, जैसे आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, छत्तीसगढ़, ये सारा का सारा जो साउथ इंडिया जो आता है वो सारा मद्रास प्रेसिडेंसी में। मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक नॉर्थ इंडिया को अगर हम थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, इसके अलावा पूरा साउथ इंडिया और मिडिल इंडिया जो था वो अंग्रेजों के अंडर कंट्रोल था। 3 प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। According to this act, the counseling would have only 3 instead of 4 members। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 4 मेंबर की बजाय सिर्फ 3 ही मेंबर रहेंगे। पावर टू डिक्लेयर वार और टू मेक पीस वाज गिवन टू द गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे पहले तो क्या था, मन मर्जी थी कंपनी ऑफिशियल्स की कि वो किसी के साथ भी लड़ाई कर सकते थे, किसी के साथ भी शांति कर सकते, संधि कर सकते थे। बट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग only governor general had power to declare war or to make peace। शांति के लिए
या वो अपनी उसके पास पावर थी कि वो शांति भी बना सकता है और युद्ध भी कर सकता है। ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद थर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आता है वो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज अबोलिश्ड इन ऑल आइटम एक्सेप्ट टी। 1813 का जो चार्टर था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की थी वो हटा दी गई चाय के अलावा सभी आइटम्स पे। मींस आप ये कह सकते हो कि चाय के अलावा बाकी सब पे जो कंपनी जो थी उसके अलावा और कोई भी ट्रेडिंग कर सकता था, सिर्फ चाय के अलावा। चाय में ट्रेडिंग ओनली एंड ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी काम, बाकी में। अब उनसे पहले क्या था भाई, सारा काम तो उन्होंने कर दिया सेटअप, उनके हाथ में था सारा, जितना चाहे उतना टैक्स ले सकते थे, अब सब कुछ उनके हाथ में था, इसलिए उन्होंने ट्रेडिंग का काम कम कर दिया। उन्होंने सिर्फ चाय जो थी उसकी ट्रेडिंग जारी रखी, बाकी उन्होंने हटा दी अपनी ट्रेडिंग। वो चाहे तो कर सकते थे, चाहे तो दूसरा भी कर सकता था। पहले चार्टर एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकती थी। अंडर द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड। अब पहले क्या था, प्रोविडेंशियल सेटअप था कंपनी का, प्रोविडेंशियल सेटअप था, छोटे छोटे ट्रेडिंग सेंटर्स थे और वहां से उनकी क्या करती थी, वो अपने सर्वे सरवाते, वो अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशन चलाते थे। अभी 1833 का चार्टर एक्ट के अंडर कंपनी की जो पावर जो थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया, मींस उसका एक हेड बना दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग वाज गिवन फुल अथॉरिटी ओवर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वहां पे जो गवर्नर जो तीन प्रेसिडेंसी थी, तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर उनका जो गवर्नर जनरल जो था और वो और उसकी काउंसिल जो थी उसको हेड बनाया गया और उसके पास पूरी पावर थी पूरी की पूरी कंपनी की सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल करने की। ऑल लॉ मेकिंग एंड फाइनेंशियल पावर्स hitherto enjoyed by the provinces were transferred to the governor general in council। जितनी भी फाइनेंशियल पावर थी, जितनी भी लॉ मेकिंग पावर थी और जितने भी मतलब रिवेन्यू कलेक्शन वगैरह वगैरह जितनी भी जो पावर थी वो सारी अब किसके पास चली गई, गवर्नर जनरल के पास चली गई। पहले कंपनी के ऑफिशियल जो थे वो लोकल लेवल के ऊपर अपनी एंजॉय करते थे, वो जितना कलेक्शन करते थे उतना कंपनी को नहीं देते थे, वो खुद रिच बन गए थे, पर्सनल ट्रेडिंग करने लग गए थे। इन सब को कंट्रोल करने के लिए चार्टर एक्ट 1833 लेके आया गया, जिसमें एक सेंट्रलाइज किया गया कंपनी की पावर को, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन को। उसमें तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल एंड हिज और हर काउंसिल जो थी वो क्या करते थे, कंपनी की फुल अथॉरिटी हो गए। मिलिट्री अफेयर्स वो देखते थे, सिविल अफेयर्स वो देखते थे, लॉ मेकिंग अफेयर्स वो देखते थे और फाइनेंशियल पावर भी उनके पास थी। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि अब जो नीचे जो वाले ऑफिशियल्स जो थे वो लिमिटेड तरीके से काम करने लगे। ठीक है, तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स।